अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। 9 और 10 के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड की, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का जो 4th चैप्टर है जीएसटी वाला, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो जो है कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। अगर मेरा चैनल आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई नया वीडियो मिस ना कर पाए। लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का 2nd चैप्टर अनासिर की दौरी जमातबंदी यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखने वाले हैं। आई नो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं। अब जो है समराइज करके बस याद करने की तरह पढ़ना होगा, तो मैंने ये समराइज वीडियो ही बनाया है। और आप लोग जो है टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड करिए। आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और टेक्स्ट बुक में जाकर जो है पूरा रीड करके वहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए, और बाकी जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नहीं तो आप लोग जो है वीडियो देखते रह जाएंगे और टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो है पूरा टेक्स्ट बुक बेस होता है, तो टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले जो है इस चैप्टर में क्या है, जो अनासिर, जो एलिमेंट्स, जो केमिकल्स एलिमेंट जो हमने इन्वेंट किए हैं। तो जब केमिकल एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे तो उस वक्त जो है इसको बस तरतीब देने के लिए, नहीं उसकी जमातबंदी यानी उसको क्लासीफाई करने के लिए, उसकी खुसूसियत की, कोई भी किसी भी तरह की खुसूसियत, उसका वजन है, उसकी कीमियाई अदद है, जो भी है उसके बेस पर जो है उसे जमातबंदी यानी उसको एक जो है तरतीब दी गई, उसे क्लासीफाइड किया गया। तो यही जो है अनासिर की जो जमातबंदी कहलाई गई। तो इसमें सबसे पहले है दुबे रायनर, यानी दुबे रायनर की तसलीस 1817 में जर्मन साइंसदान दुबे रायनर ने अनासिर की खुसूसियत और उनके जौहरी औज़ान यानी उसकी जो खुसूसियत और उसका वजन है, एटॉमिक वेट है, उसके दरमियान एक ताल्लुक बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो यकसा कीमियाई खुसूसियत, एक जैसी कीमियाई खुसूसियत वाले जो अनासिर है, जो एलिमेंट्स है, उनको उन्होंने जो है जमा किया और उसे 3 का ग्रोह बनाया, और वो ग्रोह को जो है उन्होंने कहा दुबे रायनर स्ट्रेट यानी दुबे रायनर की तसलीस। तो एक तसलीस यानी एक वो जो ग्रोह था उसमें उन्होंने क्या किया, 3 अनासिर को लाया और उनके जो जौहरी वजन थे उसकी चढ़ती तरतीब यानी कम से ज्यादा की तरतीब में उसको रखा। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो ये बीच वाला एलिमेंट है ना, इसकी जो वेट होगा, इसका जो कमियत होगा, वो बाकी दोनों के औसत के यानी एवरेज के बराबर होगा। यानी आप पहले और तीसरे को अगर प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करोगे तो बीच वाले का जो है वजन के बराबर आएगा। तो उन्होंने जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी दी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, लेकिन उनकी जो है सारी चीज एकदम करेक्ट नहीं आती थी। तो इस तरह वो सारे एलिमेंट्स पर जो है ये उनका फॉर्मूला नहीं बैठ पाया, इसीलिए इनकी जो कुलिया था, ये तसलीस का कुलिया, इसे लोगों ने कबूल नहीं किया, क्योंकि तमाम अनासिर की जमातबंदी इसमें नहीं हो सकी। फिर आए न्यूलैंड, इनका मसमन का कुलिया, मसमन यानी 8 होता है। तो बरतानवी कीमियादार जॉन न्यूलैंड ने एक अलग ढंग से अनासिर के जौहरी औज़ान और उनके अनासिर की खुसूसियत से ताल्लुक की वजाहत पेश की। उन्होंने क्या किया, 1866 में न्यूलैंड ने उस वक्त की तमाम मालूम शुदा यानी उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे उनकी कमियतों यानी उनके वजन को सऊदी तरतीब में रखा, यानी कि जो है सबसे हल्के से लेकर सबसे भारी तक आए वो। तो सबसे शुरुआत उनकी हुई हाइड्रोजन से, और फिर उन्होंने थोरियम पे यानी वो सबसे हेवीएस्ट था उस पर ख़त्म किया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मालूम हुआ कि हर 8वें आंसर की यानी जो गिनती करेंगे आप, तो जो 8th नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो, और फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो है वो सेम है, यानी सोडियम और लिथियम जो है 8वें नंबर पे आते हैं एक दूसरे से, तो उनके जो है ख्वास, उनकी खुसूसियत यकसा है। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मुशाहिदा है, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम है। तो उन्होंने जो है इस तरह से बताया कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो है वो बराबर है, सेम है, उसकी खुसूसियत सेम है। उसका उन्होंने मुआवजना किससे किया, यानी उसको कंपेयर किया जो 7 सुर सारे गमा पदा नी, यानी जिस तरह पहला और 8वां सुर सेम होता है उसी तरह पहला और 8वां एलिमेंट भी सेम है। इसीलिए जो ये 8 और पहले का एक इसमें कॉम्बिनेशन था, इसलिए इसे मसमन का कुलिया यानी 8 मसमन यानी 1 यानी ऑक्टेव्स का कुलिया जो है इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम दिया गया। ये जो है जॉन न्यूलैंड ने बताया था।
बट इनके उसमें जो है बहुत सी खामियां पाई गई। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो कुलिया था, ये जो फॉर्मूला था, ये सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही सही हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उस पर ये जो है फिक्स नहीं हो पाया, सही से नहीं बैठ पाया, यानी फर्स्ट और 8 उसके बाद सेम नहीं मिले। इसके अलावा उन्होंने जो है 56 खाने में जो है तमाम एलिमेंट्स को रखा और कुछ कुछ एलिमेंट्स को मतलब एक ही बॉक्स, एक ही खाने में 2 एलिमेंट्स भी साथ में रखे। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें मतलब अगर आपके 3 एलिमेंट सेम खुसूसियत रखते तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि पहले वाले को दूसरे के साथ रखूं या तीसरे के साथ रखूं। तो ऐसा ही हुआ कॉपर और निकल की जो है साथ भी वैसा ही हुआ कि उनकी जो है जो 7 सुर के तहत वो डू से भी मिलते थे, यानी वो उसको किस खाने में रखा जाए। जैसे Fe को जो है उनके जो सेम खास थे कॉपर और निकल, उनके बजाय O और S के साथ रखा गया, तो धात को अधात के साथ रख दिए, हेलोजन ग्रुप में रख दिए। ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजन आती गई, इसलिए जो है और जो नए नए एलिमेंट्स जो इन्वेंट हो रहे थे उनको कहाँ रखा जाए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। इस वजह से इनका ये जो कुलिया है ये फेल हो गया, इसको जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब है मेंडलीव की दौरी जदोल, जो मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस 1 के पेपर में पूछी जाती, 3 मार्क्स की नोट आती है कि आप मेंडलीव की दौरी जदोल पर नोट लिखिए। तो इसमें आपको सबसे पहले शुरू में उनका कुलिया बताना है कि उन्होंने क्या मसला पेश किए, फिर उसके बाद उनकी 2 या 3 खूबियां उनके दौरी जदोल की और 2 या 3 खामियां आप बता देंगे तो इतना भी इनफ होता है, मार्क्स अच्छे खासे इसमें मिल जाते हैं। बस खूबियां और खामियां बताना जरूरी है और खूबियों को तो बहुत ज्यादा नजर रखना इस पर। तो देखते हैं क्या है। अनासिर की दौरी जदोल की तश्कील के लिए, उसको जो है जमात बंदी करने के लिए उसकी कीमियाई खुसूसियत, जैसे अनासिर और उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो हाइड्रेट और ऑक्साइड बनते हैं वो, उसकी कीमियाई खुसूसियात, उसका नुक्ता पिघलाव, नुक्ता जोश, उसका कसाफत, वजन, ये सब चीजों का जो है खुसूसन ख्याल रखा गया। तो मेंडलीफ ने फिर क्या मालूम किया इस सब बेस पर कि मुतय्यन यानी फिक्स वक्फे के बाद, फिक्स गैप के बाद तबई और कीमियाई खास में मुशाबहत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर गैप होता है, एक फिक्स गैप होता है, उसके बाद जो है तबई यानी क्या बोलेंगे फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से जो है सेम दिखने वाले अनासिर जो है दोहराए जाते हैं, यानी रिपीट होते हैं। तो उस पर उसने अपना कुलिया दिया, मसला पेश किया कि अनासिर के खास यानी एलिमेंट्स की जो खुसूसियत है, जो खासियत है, वो उनके जौहरी कमियत यानी उनका जो वेट है, उनकी कसाफत है, उसके दौरी तफाउल में, दौरी तफाउल यानी उसके हिसाब से जो है वो रिपीट होते हैं, यानी जौहरी कमियत के बेस पर वो रिपीट होते हैं। फिर उन्होंने जो है अपनी दौरी जदोल दी, यानी उसको सबको सेट किया और दौरी जदोल पेश की, जिसमें उन्होंने ग्रुप यानी जो ये खड़े खड़े पिलर्स है इसे ग्रुप कहा और उफकी दौर जो से दौर कहते हैं। अब इसमें खूबियां क्या क्या आई, तो सबसे पहली खूबी थी कि ख्वास के मुताबिक यानी खासियत के मुताबिक दौरी जदोल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज अनासिर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। यानी मेंडलीफ ने क्या किया, इनसे पहले जो साइंटिस्ट लोग फिक्स करके गए थे कि इसकी जो है कमियत ये है, इसका कमियत ये होगा, तो उन्होंने उनको फॉलो ना करते हुए उसने क्या सोचा कि मैं एक बार खुद से टेस्ट कर लेता हूँ कि ये सारी जो है कमियत सही है या नहीं। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स की कमियत को जो है सही किया, यानी ये मतलब पुराने जो लोग फिक्स करके गए थे वो गलत है। जैसे कि बेरिलियम की जो पहले से तय की गई थी वो थी 14.09, तो इन्होंने जब उसको तब्दील मतलब चेक किया, जांच किया और उसको दुरुस्त करके 9.4 किया। अब इसके बाद इन्होंने जो है इनकी दौरी जदोल की खूबी एक और क्या थी कि इन्होंने जो अनासिर उस वक्त मालूम नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी और उस पर उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि उनके उस वक्त जो है 3 नामालूम अनासिर थे, इतनी जरा इन्वेंट नहीं हुए थे वो, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसकी जगह छोड़ी और अंदाजन नाम रखा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और उन्होंने सिर्फ नाम रखा बल्कि उसकी जौहरी कमियत भी बताई कि इसकी 44, इसकी 68, इसकी 72 आएगी और इस तरह की जो है उसमें खासियत होगी। अब जब बाद में ये दरियाफ्त हुए यानी ये इन्वेंट हुए जब एलिमेंट्स, उसकी जब जांच हुई और उसका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो इनकी जो खूबियां थी वो और मेंडलीफ की खूबियां जो बताई हुई थी वो काफी हद तक सेम है। यानी इसकी जो है एका एल्यूमिनियम की मिसाइल दी गई तो उसका उन्होंने जौहरी कमियत बोला 68 और जब बाद में उसका नाम गैलियम रखा गया तो 69.7, यानी इस हद तक क्लोज आया। तो लोगों ने जो है उसकी दौरी जदोल की अहमियत को तस्लीम किया और उसकी जमातबंदी का तरीका फौरन जो है उन्होंने कबूल कर लिया। अब अभी आप बॉक्स देख लीजिए, काफी चीजें एक हद तक सिमिलर है कि उसने जैसा बताया था और कैसा वो इन्वेंट हुआ।
इसके बाद उसकी नेक्स्ट एक खूबी है कि उन्होंने जो है रईस गैस जो बोलते हैं सिफर ग्रुप की गैस है, यानी जो ना किसी से कुछ लेती है ना किसी को देती है गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। तो मेंडलीफ ने क्या किया, रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। फिर जब 19वीं सेंचुरी के एंड में हेलियम, नियॉन और ऑर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त हुई, तो मेंडलीफ ने क्या किया, अपने जदोल में कोई तब्दीली नहीं की बल्कि उसमें एक ग्रुप ऐड कर दिया सिफर ग्रुप नाम से, और उसमें जो है रईस गैसों को रख दिया। अब जिस तरह उसकी उसमें खूबियां थी उसी तरह कई खामियां भी आई। सबसे बड़ी खामी थी कि जो कोबाल्ट और निकल है इनकी जौहरी कमियत मसावी थी, इनका वजन मसावी था, तो इस वजह से उनको कहाँ रखा जाए वो बड़ी एक प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद जो है मेंडलीफ की दौरी जदोल बनने के बाद यानी काफी बाद हमजा की दरियाफ्त हुई, और इन्होंने क्या किया, हमजा यानी कि हमजा किसे कहते हैं जिसकी कीमियाई खौस यकसा हो यानी सेम हो, लेकिन उनका वजन जो है अलग अलग होता है। तो उस वजह से मेंडलीफ के दौर में उसको कहाँ रखा जाए ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद जो है मेंडलीफ ने जौहरी कमियत के बढ़ने के हिसाब से जो है सेट किया था, तो अनासिर कितने कितने गैप के बाद बढ़ रहे, यानी उन दो अनासिर, जैसे दो हैवी अनासिर है, एक अगर 50 है एक 60 है, तो उसके बीच में कितने अनासिर आ सकते हैं वो भी एक प्रॉब्लम थी, उसकी भी पेशेंट कोई नहीं हो पाई। फिर हाइड्रोजन का मकाम था कि उसका सालमी ज़ाब्ता H2 है, तो उसको F2 और Cl2 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखना चाहिए, लेकिन अल्कली धात से भी उसकी जो है खुसूसियत मैच करी थी, तो उसको एक्चुअली कहाँ रखा जाए ये वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से जो है इसके भी दौरी जदोल को रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद जो नया दौरी जदोल बना जिसे जदीद दौरी जदोल बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, जो अभी फिलहाल हम लोग अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जिस जमाने में मेंडलीफ ने दौरी जदोल पेश किया उस वक्त का जो साइंसी दुनिया थी उसमें एटम यानी जौहर के अंदर के हिस्से के मुतालिक किसी को कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन जब दरियाफ्त हुआ उसके बाद जो है साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद, फिर जौहरी अदद जैसी सारी चीजें जो है पढ़ने लग गए। तो 1913 में क्या हुआ, बरतानवी साइंसदान हेनरी मूजले था, उन्होंने एक्सरे के जरिए एक प्रैक्टिकल किया और उसके जरिए उन्होंने क्या बताया कि जो जौहरी अदद है, जो Z है, वो किसी भी एलिमेंट के मरकज में जो मस्बत बरकीबार या प्रोटॉन होता है उसकी तादाद जो है वो उसका जौहरी अदद होता है, ये उन्होंने बताया। और फिर उसकी उस पे बेस पे क्या बोला कि जौहरी अदद पर काफी सारी खुसूसियत जो है मुनहसिर होती है, यानी जो एलिमेंट है वो ज्यादा जौहरी अदद पे मुनहसिर होता है ना कि अपने वजन पे मुनहसिर। फिर उसके हिसाब से उन्होंने कुलिया पेश किया कि अनासिर के ख्वास यानी अनासिर की जो खुसूसियत है वो उनके जौहरी अदद की दौरी तफावत में यानी वो जौहरी अदद के हिसाब से जो है वो रिपीट होती है, यानी जौहरी अदद पे वो ज्यादा बेस मौजूद है उसका। उसके बाद जो है जदीद दौरी जदोल की तवील सूरत यानी उन्होंने क्या किया, फिर उसको सेट किस तरह किया कि अनासिर को उनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में यानी ऊपर से नीचे की तरफ रखा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, और उसे ही जदीद दौरी जदोल कहते हैं, यानी उसको सऊदी तरतीब पे जौहरी अदद से सेट किया। अब जो है इस पर बनने वाले जो दौरी जदोल थे इसमें ज्यादातर जो है पेशेंट को यह सही हुई, तो इसीलिए ये लंबे अरसे तक चला, इसीलिए तवील दौरी जदोल भी इसे कहते हैं। और इसे जो है अनासिर के जौहरी अदद के मुताबिक सेट किया गया था, इसलिए बहुत सारी मेंडलीफ की जो खामियां थी उसके जौहरी जदोल में वो इसमें खत्म हो गई कि सेम वजन वालों को कहाँ रखा जाए या हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, सबको जो है एक नंबर दे दिया गया उनके जौहरी अदद यानी उनके प्रोटॉन की तादाद के हिसाब से, और इस तरह जो है बहुत सारी खामियां खत्म हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, तो जदीद आप लोग टेक्स्ट बुक में जरूर चेक करिए। जदीद दौरी जदोल में 7 उफ़की कतारें यानी 7 आड़ी कॉलम्स है, यानी 1 से 7 उसको दौर कहते हैं, और 18 उमूदी सुतून यानी 18 खड़े में पिलर्स है, इसे 1 से 18 ग्रुप दिया गया है। दौर और ग्रुप मिलकर जो है एक खाना बनता है, और ये जो यानी एक आड़ा एक खड़ा मिलकर एक बॉक्स बनता है, और ये बॉक्स में जो है ऊपर की तरफ जौहरी अदद जाहिर किया जाता है, और हर बॉक्स में यानी एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट रखा जाता है। 7 दौर के अलावा जो है नीचे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सिलसिले भी हैं, और इन सबको यानी ये 2 सिलसिलों को मिलाकर टोटल जो है 118 बॉक्सेस है और 118 एलिमेंट्स जो है अब तक दरियाफ्त किए गए। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 अलग अलग ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है उसके ख्वास के मुताबिक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यहाँ पर आप तस्वीर में ध्यान से देखिएगा कलर से डिस्टिंक्शन किया गया है। तो एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और 2, ग्रुप हाँ मैं खड़े में बात कर रही हूँ तो ग्रुप बोलेंगे। एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और 2 से बनाया गया है।
फिर ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो है उसे डी ब्लॉक कहते हैं। फिर ग्रुप 13 से 18 तक जो है उसे पी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे जो लेथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिला है उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक है इसे उबूरी अनासिर एलिमेंट ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक है ना, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या किया गया है, एक मुनहनी से एक पतला सा खत खींचा गया, एक लाइन खींची गई है, और ये लाइन की वजह से जो एलिमेंट्स है, जो अनासिर है, वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड हो गए। क्या हुआ, इस तरह उसको सेट किया गया था कि एक खत से सब कुछ जो है अलग अलग हो गया। ये जो खत है इसके बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड जो है तमाम धाते यानी मेटल्स है, राइट साइड में तमाम नॉन मेटल्स यानी अधाते हैं, और इस लाइन से चिपक कर जो ये येलो कलर में बॉक्स है ना, ये जो है धातनुमा, यानी ये धातनुमा जो है उस लाइन के किनारों पर मौजूद है। तो इस तरह एक खत से जो है 3 एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया। अब हम देखेंगे जदीद दौरी जदुल का रुझान, यानी जदीद दौरी जदुल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख्वास का यानी इसकी खुसूसियत का मुआवजा करे, कंपेयर करे, तो उनमें होने वाली तब्दीलियों में कुछ बाकायदगी दिखाई देगी, यानी कुछ एक पर्टिकुलर आपको गैप दिखेगा कि इतने के बाद ये रिपीट हो रहा है, या ऐसी कोई एक खास बात नजर आएगी, तो उसे जदीद दौरी जदुल का रुझान कहते हैं। इसमें जो है ज्यादा कुछ ऐसा समझने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाते वक्त एलिमेंट्स में ये तब्दीली होती है, बाएं से दाएं में ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट में ऐसा होता है। तो यही सारी चीजें है। जैसे कि किसी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी एक एक मदार बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन का, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे मदारों की तादाद में जो है उसकी इजाफा होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो उसके जो है मदार जो है सर्कल है वो बढ़ते जाते हैं एंड के। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे हमने पोटेशियम, जौहर और आर्गन का बताया गया है कि जैसे 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 मदार बढ़ता जाएगा इसे इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जाएगी। आपको नजर आएगा कि बाएं से दाएं तरफ यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है। तो जैसे जैसे जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होते जाता है वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होते जाता है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो ये मदार जो इनका जो सर्कल है वो भी जो है बढ़ता जाता है। अब यहाँ एक कंसेप्ट है जौहरी निस्कुद्र। जौहरी निस्कुद्र क्या होता है, जौहर की जसामत को उसके निस्कुद्र से जाहिर कहते हैं, जितना बड़ा निस्कुद्र उतना बड़ा वो जौहर होगा। तो जौहरी निस्कुद्र यानी जौहर का जो सेंटर है वहां से लेके उसका आखिरी मदार का जो बॉर्डर है वहां तक के फासले को जौहरी निस्कुद्र कहते हैं। और इसको नापने के लिए नैनोमीटर जो सबसे छोटी इकाई तस्लीम की जाती है उससे भी छोटी इकाई पिकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप सोच सकते हैं कि जौहर कितना ज्यादा मुहीन, कितना ज्यादा छोटा होता है। अब जदीद दौरी जदोल के रुझान को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाते हुए जौहरी निस्कुद्र जो है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, तो हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट आप जब जाएंगे तो जौहरी अदद में एक एक का इजाफा होता जाएगा। आप अगर पीरियोडिक टेबल में नोटिस करें तो बेहतर होगा। तो एक एक अदद का जैसे तैसे इजाफा होता जाता है, यानी कि मस्बत बरकीबार उसमें बढ़ते जा रहा है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन भी बैरूनी मदार में जमा होते जाते हैं, यानी बैरूनी मदार भी बढ़ता जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, ये मस्बत बरकीबार और इलेक्ट्रॉन ना मरकज की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को, जिसके नतीजे में जौहर की जसामत जो है वो कम होती जाती है। एक दूसरे के करीब आते हैं तो जौहर की जसामत कम होती जाती है, और जिस तरह जौहर की जसामत कम होगी यानी उसका निस्कुद्र भी कम होगा। इसी तरह आप देखेंगे ग्रुप में नीचे यानी ऊपर से नीचे जाते वक्त जो है जौहर की जसामत बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए नए नए मदार में इजाफा होता है, तो बैरूनी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनका जो फासला भी बढ़ता जाता है। इस तरह जो है उसका जौहरी निस्कुद्र फासला बढ़ेगा तो निस्कुद्र बढ़ेगा, और निस्कुद्र बढ़ रहा है यानी जौहर की जसामत जो है वो बढ़ती जा रही है। अब है धाती और अदादी ख्वास, जो ज्यादा कुछ नहीं है, आप एग्जाम्पल इसकी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। हमने अभी पढ़ा कि मुनहनी खत जो है वो खींचा गया है पी ब्लॉक में, जिससे धात अदात जो है अलग हो गए। लेफ्ट साइड जो है तमाम मेटल्स है, दाएं तरफ सारे अधाते यानी नॉन मेटल्स है, और खत के किनारे मेटलॉइड यानी धातनुमा मौजूद है। तो इसमें जो है इसमें आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना के गए, जिसका शॉर्ट वर्जन यही है। उसमें एग्जांपल वगैरह दी गई जो आपको पेपर के लिए काम आएगी।
धातु के जौहरों का रुझान अपने गिरफ्तरी इलेक्ट्रॉन खोकर कटायन बनाता है, उसे अंसर की मस्बत बरकीदगी कहते हैं। यानी जब कोई अनासिर जो है, यानी धातु में जो अनासिर धात है वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन खोकर यानी इलेक्ट्रॉन दूसरों को देकर जो है अपने कटायन बनाते, तो उन्हें मस्बत बरकीदगी कहते हैं। अब मनफी बरकीदगी क्या होता है, यही जो दूसरा एलिमेंट्स है वो ना दूसरों से हासिल करके अपना इलेक्ट्रॉन के गिरफ्ती मदार बनाते हैं, यानी दूसरों से हासिल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन और एनायन बनाते, तो उसे जो है मनफी बरकीदगी कहते हैं। अब ये जो दूसरों को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन देना होता है, यानी जो खोते हैं, तो ये जो कटायन है इसे धाती खौस कहते हैं और अनायन बनाने को अधाती खौस कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक समराइज किया गया है, तो ऊपर से नीचे जाते हुए निष्कुद्र बढ़ता जाता है और मनफी बरकीदगी और अधाती खौस जो है कम होता जाता है। अब मनफी बरकीदगी कम होगी तो ऑब्वियसली मस्बत बरकीदगी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह अब देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए निष्कुद्र कम होगा लेकिन मनफी बरकीदगी बढ़ती जाएगी और मस्बत बरकीदगी यानी धाती खौस जो है वो कम होता जाएगा। तो ये इसी समराइज किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। बाय बाय।